तो कहानी ऐसी है कि आज से बहुत साल पहले एक आदमी हिमाचल के एक दूर दराज गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो आदमी शादीशुदा था और घर पे अपने माँ बाप और बीवी के साथ रहता था। काम के लिए उसको हर रोज शहर जाना होता था और पहाड़ी इलाका होने की वजह से उन दिनों वहां बसें वगैरह भी नहीं होती थी, इसलिए हर रात उसको शहर से पैदल चल के ही जंगल के बीच से होते हुए अपने घर आना होता था। तो ऐसे ही एक रात रोज की तरह वो अपने घर वापस आ रहा था। उस रात वहां बारिश भी हो रही थी, इसीलिए जंगल से आते हुए उसको काफी देर हो गई। वो जंगल से आ ही रहा था कि अचानक उसको पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो उस जगह पहुंचा तो देखा कि वहां एक औरत जिसने की एक नई नवीली दुल्हन जैसे कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। वो उस औरत के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि आप कौन हैं और इतनी रात यहाँ क्यों रो रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां बैठी रोती रही। उस आदमी ने फिर से उससे पूछा तो इस बार वो औरत खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। उस आदमी को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस औरत को मदद की जरूरत है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगा। पीछे जाते जाते वो लगातार उस औरत को रुकने के लिए आवाजें दिए जा रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। और फिर कई दूर चलते रहने के बाद वो औरत अचानक से पेड़ों के बीच गायब हो गई। उस आदमी ने कई देर उसको इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। तो हार के वो वापस अपने घर के रास्ते पे जाने लगा। लेकिन वो कुछ ही कदम दूर गया था कि उसको किसी ने पीछे से उसका नाम लेके आवाज दी। अपना नाम सुन के उसको बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा, तो वो वापस उसी तरफ जाने लगा जहां से उसको वो आवाज आई थी। और कुछ ही कदम दूर जाते ही उसको वो औरत दिखाई दी। वो एक गुफा के सामने खड़ी थी। उस औरत ने आदमी को देखा और देखते ही उस गुफा के अंदर जाने लगी। तो वो आदमी भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। लेकिन गुफा के अंदर जाते ही उस आदमी ने देखा कि वो औरत अपना रूप बदलने लगी। एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा भयानक और लंबे लंबे नाखून थे। बाल इतने लंबे कि नीचे जमीन को छू रहे थे। वो देखते ही वो आदमी वहां से भागने लगा, लेकिन भाग नहीं सका। उसके पैर तो जमीन पे जैसे चिपक गए थे। वो एक कदम तक नहीं उठा पा रहा था। वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उस आदमी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो चुड़ैल उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। चुड़ैल ने उस आदमी को अपना गुलाम बना लिया। हर रात वो चुड़ैल उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाती। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच उस चुड़ैल ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। वो चुड़ैल हर रात अपने अगले शिकार के लिए गुफा से बाहर जाती थी। वो आदमी गुफा से भाग ना जाए, इसीलिए जाने से पहले वो उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल देती थी जिससे कि वो अंधा हो जाता था। और फिर सुबह जब वो वापस आती तो फिर से उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल देती जिससे उसकी रोशनी वापस आ जाती। फिर ऐसे ही एक रात गुफा से जाने से पहले उस चुड़ैल ने उसकी आंखों में वो डाल के उसको अंधा कर दिया। अब गुफा में उस आदमी के साथ सिर्फ वो 2 बच्चे ही मौजूद थे। तो चुड़ैल के चले जाने के बाद उस आदमी ने बच्चों से उसको वो दवाई लाकर देने को कहा जो कि उनकी माँ सुबह उसकी आंखों में डालती थी। बच्चे मासूम थे। उन्होंने वो दवाई उस आदमी को दे दी। दवाई मिलते ही उसने झट से उसको अपनी आंखों में डाला और वैसा करते ही उसकी रोशनी फिर से वापस आ गई।
आंखों की रोशनी वापस मिलते ही वो आदमी गुफा से भाग निकला। उस रात वो आदमी तब तक भागता रहा जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच गया। गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं। वो पिछले 10 सालों से गायब था। सबको लगा कि वो मर गया है। तो उसने सबको पूरी कहानी बताई कि कैसे उसको जंगल में वो चुड़ैल मिली थी और उसको गुफा में कैद कर लिया था। गांव के सब लोग हैरान रह गए। फिर अगली सुबह जब वो चुड़ैल वापस गुफा में पहुंची तो उसको पता चला कि वो आदमी वहां से भाग गया है। तो वो उसकी गंध का पीछा करते करते उसके गांव तक पहुंच गई और गांव के बाहर से ही उस आदमी को आवाजें देने लगी। बोली, तुम कहां चले गए हो? वापस आ जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वापस आ जाओ। हर रात वो चुड़ैल उनके गांव के बाहर आती और उस आदमी को आवाजें लगाती, लेकिन वो कभी भी गांव के अंदर नहीं आती थी। गांव के सब लोगों ने उस चुड़ैल की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने उसको कभी देखा नहीं था। उस दिन के बाद से वो आदमी गांव में ही रहने लगा। वो कभी गांव से बाहर अकेला नहीं जाता था। समय बीतता गया और फिर बहुत साल बाद 90 की उम्र में उस आदमी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उस चुड़ैल ने भी गांव के बाहर आवाजें लगाना बंद कर दिया। आज इस बात को बीते बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस इलाके के लोग उस आदमी के बारे में बातें करते हैं। यहां तक कि उसके गांव का नाम भी उस आदमी के नाम पर पड़ गया है, लांछता। किसी को नहीं पता वो औरत कौन थी और उस आदमी के पीछे क्यों पड़ी थी, लेकिन एक बात जो कि सब मानते हैं वो ये है कि वो औरत एक चुड़ैल थी। ये आज से 20 साल पहले की बात है। उन दिनों मैं एक जवान बेपरवाह लड़का हुआ करता था। रात रात भर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा मस्ती करता। तो ऐसे ही एक रात मैं अपने दोस्तों से मिलके वापस आ रहा था। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसके सामने ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा था। तो घर आते हुए मैं थोड़ी देर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। मैं वहां बैठा सिगरेट पी ही रहा था कि मुझे सामने से एक औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी। उसने एक काले रंग का बुर्का पहना हुआ था और अपने हाथों में एक छोटा बच्चा लिया हुआ था। वो मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मुझे जरा टॉयलेट जाना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को पकड़ लेंगे? मैं उस वक्त हल्का हल्का नशे में था, इसलिए मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और मैं उसके बच्चे को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना बच्चा मुझे पकड़ाया और सामने बने एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर चली गई। लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो औरत वापस नहीं आई तो मेरा नशा हल्का होने लगा। मैंने नोटिस किया कि गोद में लिया वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और बहुत भारी भी होने लगा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद नशे की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उस बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा था। अब मुझे शक होने लगा था, क्योंकि एक तो वो बच्चा लगातार भारी होता जा रहा था और दूसरा कि इतनी रात ऐसे एक औरत का बाहर घूमना अपने आप में बहुत अजीब बात थी, क्योंकि ये इलाका रात में औरतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। मैं जल्दी से उस टॉयलेट के पास गया जिसके अंदर वो औरत गई थी और उसको आवाजें देने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं आई। और तभी मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि नीचे जमीन को छू रहे थे। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि कोई छलावा है। मेरी दादी हमेशा मुझे बताती थी कि अगर कभी कोई छलावा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो उसको जोर से जमीन पे पटक देना और वहां से भाग जाना।
मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और उस शैतान के बच्चे को जोर से जमीन पे पटक के वहां से भागने लगा। लेकिन भागने के लिए मैं जैसे ही पलटा, मैंने देखा कि वो बुर्के वाली औरत ठीक मेरी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी और उसका कद बिल्कुल मेरी बिल्डिंग जितना हो गया था। वो देख के मेरी तो जान ही निकल गई। मैं पलटा और दूसरी तरफ भागने लगा, जिस तरफ मेरे बड़े भैया और भाभी रहते थे। उनके घर पहुंच के मैंने उनको सारी बात बताई। उस रात के बाद मुझे 3 दिनों तक बहुत तेज बुखार रहा। उस दिन से मैंने रात में देर से घर न आने की कसम खा ली। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ हुआ था। तो कहानी ऐसी है कि बहुत साल पहले हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे। कुछ टाइम बाद उनमें से एक बेटे की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ सालों तक उनके परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहा। उसकी बहू ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं क्यों उसकी बहू ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा ली। जब लोगों को उसके जलने की खबर मिली तो सब जल्दी से उसके यहाँ पहुंचे। उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसको बचाया नहीं जा सका। किसी को नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया था। लोगों ने बताया कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी जली हुई खाल नीचे गिर रही थी। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन फिर पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि उस औरत की आत्मा मोहल्ले में भटक रही है। कई लोगों ने उसके भूत को रात में इधर उधर घूमते हुए देखा था। फिर एक रात, गर्मियों के दिन थे, इसलिए रात के समय ज्यादातर लोग छत पर ही सोया करते थे। तो मेरा एक दोस्त, जो कि मेरे घर से ही कुछ दूर रहता था, वो भी अपनी छत पर सो रहा था। छत पे वो अकेला था। तो रात के 2 बजे अचानक उसको अपने ऊपर बोझ महसूस होने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही औरत उसकी छाती पर खड़ी थी। लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल जल चुका था। वो देख के वो पूरी तरह चिल्लाने लगा और वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तो उस औरत ने उसके पैर पकड़ लिए और उसके चेहरे पे अपने पंजों से खरोंचने लगी और फिर उसने उसको छत से नीचे फेंक दिया। उसके चीखने की आवाजें सुन के आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। उसको बहुत चोटें लगी थी। फिर कुछ दिन बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो उसने सबको उस रात की बात बताई और उस दिन से मोहल्ले के सब लोगों ने रात में छत पे सोना बंद कर दिया। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ, ये 1995 की बात है। मेरे एक मामा थे जो तब बहुत छोटे थे और उनको कबूतर पालने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने घर पे बहुत सारे सफेद कबूतर पाले हुए थे और उन कबूतरों को वो अपने घर के बाहर बने एक छोटे से बाड़े में रखते थे। लेकिन एक दिन मामा ने नोटिस किया कि उनके कबूतर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। मामा बहुत छोटे थे, इसलिए अपने कबूतरों को कम होता देख बहुत परेशान हो गए और दिन भर अपने कबूतरों के साथ ही बैठे रहते, उनकी रखवाली करने के लिए। लेकिन कबूतर दिन में गायब नहीं होते थे, हमेशा रात में ही गायब होते थे। तो एक रात उनकी मम्मी टॉयलेट के लिए उठी। उनका टॉयलेट घर के बाहर बना था, ठीक उस कबूतर के बाड़े के सामने। तो जब वो रात में टॉयलेट जा रही थी तो उनको उस बाड़े में से एक अजीब सी आवाज आती सुनाई दी। उन्होंने उस तरफ जाके देखा तो देखा कि एक औरत वहां बैठी हुई थी और वो उनके कबूतर खा रही थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उस औरत को कबूतर खाते देख नानी बहुत हैरान रह गई और गुस्से से
उस औरत से बोली, कौन है तू? क्यों हमारे कबूतर खा रही है? नानी की आवाज सुन के वो औरत उनकी तरफ पलटी। उसका चेहरा बहुत डरावना था, बिल्कुल जला हुआ, और उसके पूरे चेहरे पे खून लगा था। वो देख के नानी बहुत डर गई। वो समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है, और नानी उसी वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। वो पढ़ने से वो चुड़ैल उनके पास नहीं आ सकी और वहां से दूर जाने लगी, और फिर अचानक से गायब हो गई। उस रात वो सब देख के नानी इतना डर गई कि अगले कई दिनों तक बहुत बीमार रही, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस रात के बाद से मेरे मामा ने कबूतर पालने बंद कर दिए, लेकिन उस चुड़ैल को याद करके नानी आज भी बहुत डर जाती हैं। जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब मेरे एक दूर के अंकल के साथ हुआ था। तो कहानी ऐसी है कि अंकल की शादी के कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। अब बिना माँ के उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अंकल और उनके मम्मी पापा के ऊपर ही थी। वो बच्चे का ध्यान रखने लगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। अंकल बताते हैं कि बहुत बार ऐसा होता कि रात में सोते हुए जब वो अपने बच्चे को देखते तो देखते कि उसका पालना झूल रहा है, जैसे कि कोई बच्चे को झुला रहा हो। ये हर रात होता था, लेकिन वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। अंकल भी अपने काम की वजह से बहुत बिजी रहने लगे थे, जिसकी वजह से वो अपने छोटे बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते थे। उनके घर वालों का भी मानना था कि बच्चे को एक माँ की जरूरत है, तो उन्होंने अंकल से दूसरी शादी करने के लिए बोला। अंकल तैयार हो गए और कुछ ही दिन बाद उनकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी वाइफ आने के बाद उनकी लाइफ पहले जैसी हो गई। वो दिन में अपने ऑफिस चले जाते और उनकी वाइफ पीछे से उनके बेटे का ध्यान रखती। वक्त बीतता गया। इसी बीच उनकी दूसरी वाइफ ने भी एक बेटी को जन्म दिया। अब उस घर में 2 बच्चे हो गए थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनकी बेटी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। फिर जब उनकी बेटी 10-11 साल की हुई तो वो अक्सर बताती कि घर में उसको कोई साया दिखाई देता है। वो बताती कि सीढ़ियां चलते हुए कोई उसको धक्का देता है, और रात में भी जब वो सोती तो वो ही साया उसके पास आके उसको डराता है। लेकिन घर के लोगों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगता कि वो बच्ची है, और इस उम्र में बच्चे ऐसी बचकानी बातें करते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे उन सबको एहसास होने लगा कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रात में अक्सर जब वो सोते तो उनको घर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। कदमों की ये आवाजें उसी कमरे के पास से आती थी जिसमें उनका बेटा सोया करता था। लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस वहम समझ के टालते रहे। लेकिन फिर एक दिन अंकल और उनकी दूसरी वाइफ किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन पार्टी के लिए तैयार होते हुए उनकी वाइफ को कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। तो अंकल ने बोला कि उनकी पहली वाइफ के कुछ कपड़े बॉक्स में रखे हुए हैं और बिल्कुल नए हैं, तुम उनमें से कोई ड्रेस पहन सकती हो। तो उनकी वाइफ ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक ड्रेस उनको पसंद आ गई और उन्होंने वो ड्रेस पहन ली। ये वही ड्रेस थी जो उनकी पहली वाइफ ने अपनी शादी के टाइम पे पहनी थी।
लेकिन उनके वो ड्रेस पहनते ही अंकल की बहन, जो कि दूसरे कमरे में थी, वह जोर जोर से रोने लगी। घर के बाकी लोग उसकी आवाज सुन के उसके कमरे में गए तो देखा कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो सबको उठा उठा के फेंकने लगी। पता नहीं कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई थी। 5 लोग मिलकर भी उसको काबू नहीं कर पा रहे थे। शोर सुन के आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। सबको समझ आ गया था कि इसके ऊपर जरूर किसी दुष्ट शक्ति का साया आ गया है। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। तो आखिर में उन्होंने उसको एक तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। उनके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने उनको एक बहुत अच्छे तांत्रिक के बारे में बताया। तो वो सब लोग मिलके किसी तरह उसको कार में बिठा के तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक के यहाँ पहुंचे तो उसने उनकी बहन को उसके सामने बिठाने को कहा। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ के उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे। छींटे पड़ते ही उसने अपना सिर उठाया और अंकल की दूसरी वाइफ को बहुत ही गुस्से से देखने लगी। और फिर वो उनकी पहली वाइफ की आवाज में बोली, मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस औरत ने मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। ये अपनी बेटी को हमेशा अच्छा खाना देती थी, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा बचा हुआ खाना देती। ये मेरे बेटे को बिना वजह मारती। इसने कभी मेरे बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी। उसकी बात सुन के अंकल की दूसरी वाइफ उससे माफी मांगने लगी। बोली, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। लेकिन वो आत्मा मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो उसकी जान लेने को अड़ी हुई थी। तांत्रिक ने भी उसको मनाने की बहुत कोशिश की। तांत्रिक ने कहा कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। फिर बहुत मनाने के बाद आखिर में वो उसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि मैं इसका शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे 80 किलो मिठाई चाहिए। तांत्रिक उसकी बात मानने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि तूने इसका शरीर छोड़ दिया है। तो वो बोली कि तुम सारी मिठाई एक शमशान में ले जाके रख देना। उसके बाद वहां एक काला कुत्ता आके वो मिठाई खाएगा। जब वो काला कुत्ता आए तो तुम समझ लेना कि मैंने इसका शरीर छोड़ दिया है। वो सब तैयार हो गए और 80 किलो मिठाई ले जाके उन्होंने शमशान के एक कोने में रख दी। और उनकी मिठाई रखने के कुछ देर बाद ही ना जाने कहां से 10-12 काले कुत्ते वहां आए और वो मिठाई खाने लगे। उनकी मिठाई खाते ही उनकी बहन बेहोश होकर गिर पड़ी। वो पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी थी। आज इस बात को बीते 20 साल हो चुके हैं। वो लोग बताते हैं कि आज भी उनके घर में उनको उस आत्मा की मौजूदगी का एहसास होता है। आज भी उनके बेटे के कमरे के आसपास उनको कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ वहां अपने बेटे के लिए है, उसकी रक्षा करने के लिए। ये कहानी आज से 40-50 साल पहले की है। उत्तराखंड, जो कि भारत का ही एक छोटा सा राज्य है, वहां एक जवान लड़का रहता था जो कि इंडियन आर्मी में काम करता था। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां बहुत सारे जंगल और पहाड़ियां मौजूद हैं। बताते हैं कि इस राज्य में देवी देवताओं के साथ साथ बहुत सी खतरनाक दुष्ट शक्तियों का भी वास है। आज से 40-50 साल पहले उत्तराखंड इतना डेवलप नहीं था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम होता था, जिसकी वजह से लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो एक बार वो फौजी कई महीनों बाद छुट्टियां लेकर अपने घर वापस आ रहा था।
सफर लंबा था और अपने इलाके में पहुंचते पहुंचते उसको काफी रात हो गई। लेकिन जिस गांव में वो रहता था वो एक पहाड़ी इलाका था और बस वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। तो बस से उतरकर वो अकेला ही पैदल पैदल उस अंधेरे जंगल के रास्ते से होता हुआ जाने लगा। दूर दूर तक सिर्फ घने जंगल थे, कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो रास्ते पे चलता हुआ वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसको जंगल में से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात इतने घने जंगल में कौन लड़की हो सकती है? उस फौजी को बहुत हैरानी हुई। और कोई होता तो शायद डर के मारे उसी वक्त वहां से भाग जाता, लेकिन वो एक फौजी था इसीलिए डरा नहीं। तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी रो रही थी। तो वो उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो? इतनी देर रात यहां बैठी क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि वो जंगल में रास्ता भूल गई है। लड़की ने फौजी को उसे अपने साथ उसके घर ले चलने को कहा। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। फौजी को लगा कि इतनी देर रात इस सुनसान जंगल में लड़की को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, और वो उसको अपने घर ले जाने को तैयार हो गया। और फिर वो दोनों उस सुनसान रास्ते से होते हुए उस फौजी के घर जाने लगे। और कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो दोनों उसके घर पहुंच गए। घर पहुंच के फौजी ने लड़की को अपने घर वालों से मिलवाया और उनको सारी बात बताई। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि फौजी जंगल से किसी लड़की को अपने साथ लेकर आया है। किसी को नहीं पता वो लड़की कौन थी, उसका क्या नाम था। उसकी तो जैसे याददाश्त ही खो चुकी थी। दिन बीतते गए। लड़की फौजी के घर में ही रहने लगी। एक जवान लड़का और एक अनजान जवान लड़की का एक साथ एक ही घर में रहना, जाहिर है गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो कुछ दिनों बाद सबने फैसला किया कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए फौजी को उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लड़की भी शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने फौजी के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन तुम कभी भी मेरे कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए नहीं आओगे। फौजी को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसने उसकी शर्त मान ली और उन दोनों की खुशी खुशी शादी कर दी गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच फौजी की बीवी ने 3 बच्चों को भी जन्म दिया। फौजी बीच बीच में अपने घर छुट्टियों पर आता और कुछ दिन रुककर फिर वापस चला जाता। उसको अपना किया वो वादा अच्छे से याद था। वो हमेशा अपनी बीवी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजे पर नॉक करता। वक्त बीतता गया, सब कुछ बढ़िया था। फिर ऐसे ही करीब 10 साल बाद
एक बार वो फौजी छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था और कुछ दिन रुकने के बाद वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था। घर से निकलने से पहले उसकी बीवी ने उसे खाना खिलाया, जिसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर बस पकड़ने के लिए घर से निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आया कि वो एक बहुत ही जरूरी चीज घर पे ही भूल गया है। तो वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा और उस जल्दबाजी में उसे अपनी बीवी से किया वो वादा याद ही नहीं रहा कि वो कभी भी बिना नॉक किए उसके कमरे में नहीं जाएगा। घर पहुंच के उसने एक झटके से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे के सामने बैठी रोटी बना रही थी। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर था, जलती हुई आग के बीच। अपनी बीवी का ऐसा रूप देखकर फौजी की चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज सुन के वो उसके पास आई और गुस्से में उससे बोली, मैंने कहा था ना, बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में मत आना। और इतना कहकर उसने उस फौजी को एक जोर का थप्पड़ मारा और वहां से भाग गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। वो औरत इतनी तेजी से वहां से भागी थी कि कोई उसको नहीं देख सका कि वो कहां गई। किसी को नहीं पता कि वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई। लेकिन उस इलाके के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं और सबको यकीन है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, उत्तराखंड की चुड़ैल। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये तब की है जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। तो एक बार मुझे टीचर का एक एग्जाम देने के लिए वेस्ट मदनीपुर जाना पड़ा। जिस जगह मेरा सेंटर पड़ा था वो मेरे शहर से काफी दूर थी, इसलिए वहां जाने के लिए मैं एक दिन पहले ही अपने घर से निकल गया। उस जगह पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई, तो मैं रात में रुकने के लिए वहां एक होटल देखने लगा। लेकिन वहां के सब होटल बहुत महंगे थे। फिर मेरी नजर वहां के एक होटल पर पड़ी। वो होटल वेस्ट मिदनापुर के चौंद्रकोना नाम की एक जगह पर था और होटल का नाम था द हैप्पी होम्स। होटल में गया तो पता चला कि उस होटल का किराया बहुत कम था। मैंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। वो होटल वैसे तो ठीक था, लेकिन बहुत ही पुराना सा लग रहा था, जैसे कि वहां ज्यादा गेस्ट ना आते हों। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मेरे रूम का बाथरूम बाहर की तरफ है और बाथरूम करने के लिए मुझे अपने रूम से बाहर जाना होगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं तैयार हो गया। आखिर सिर्फ एक ही रात की तो बात थी। फिर जब मैं अपने रूम में जाने लगा तो देखा कि मेरे रूम के बगल में एक और रूम था। उसका दरवाजा खुला था और अंदर से लाइट आ रही थी। मैं उस रूम के पास गया तो देखा कि अंदर एक लड़का बैठा था। मुझे देख के वो भी मुझसे बात करने लगा। उसने अपना नाम बाबूलाल बताया। उसने कहा कि वो भी वहाँ एग्जाम के लिए आया है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो मेरे रूम के साथ में रुका है। असल में मैं बचपन से ही रात में बहुत डरता हूँ। घर में भी मैं कभी अकेला नहीं सोता था। तो मैंने बाबूलाल से कहा कि बाबूलाल, अगर तुम रात में बाथरूम के लिए जाओ तो मुझे भी बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। मुझे अकेले बाहर जाने में डर लगता है। तो बाबूलाल बोला, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं जब बाथरूम जाऊंगा तो तुमको भी उठा दूंगा। मैं खुश था। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और पढ़ाई करने लगा। लेकिन लंबे सफर की वजह से
मैं बहुत थक गया था, इसीलिए 11:30 बजे ही अपने कमरे की लाइट बंद करके मैं सो गया। फिर रात करीब 1:30 बजे अचानक किसी ने मेरे दरवाजे पर जोर से नॉक किया। मेरी आंख खुली तो सुना कि बाबूलाल बाहर से आवाज दे रहा था, फाजिल उठो, मैं बाबूलाल, मैं बाथरूम जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। मैं अपने बेड से उठा और दरवाजा खोल के बाहर देखा तो देखा कि बाबूलाल बाहर कॉरिडोर के आखिर में बाथरूम के सामने खड़ा था। अंधेरे में मैं उसे ठीक से तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये बाबूलाल ही है। फिर मैं बाथरूम में गया और जाके टॉयलेट करने लगा। मैं वहां खड़ा टॉयलेट कर ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे पीछे से कोई निकल कर गया है। मुझे लगा बाबूलाल वहां से जा रहा है, तो मैंने उसको आवाज लगाई, बोला बाबूलाल रुक जाओ बाबूलाल, मैं भी आ रहा हूं। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत डर गया और जल्दी से टॉयलेट करके बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आया तो देखा कि बाबूलाल तो वहां कॉरिडोर में था ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा डर गया और भागते हुए अपने रूम में आया और दरवाजा बंद कर दिया और जोर जोर से बाबूलाल बाबूलाल आवाजें मारने लगा। और तभी बाबूलाल ने फिर से मेरा दरवाजा खटखटाया, फाजिल दरवाजा खोलो, मैं हूं बाबूलाल। मैंने अंदर से ही डरते डरते उससे पूछा, भाई तुम बाबूलाल ही हो या कोई और? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ, फाजिल दरवाजा खोलो, मैं बाबूलाल हूं, दरवाजा खोलो। मैंने फिर से उससे पूछा, तुम बाबूलाल ही हो या कोई और? प्लीज मुझे बताओ। लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। मैं डरा सहमा हुआ अपने रूम के अंदर ही बैठा हुआ था। और फिर रात के करीब 3 बजे एक लड़की की आवाज आई, आज तो तू बच गया। मैं डरा तो पहले से ही हुआ था, लेकिन वो आवाज सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो एक लड़की की आवाज थी और उस होटल में तो कोई लड़की थी ही नहीं। मैं इतना डर गया था कि सुबह 10 बजे तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला। मेरा पेपर 12 बजे होना था। 10 बजे मैं अपना सामान लेके जल्दी से रूम से नीचे आ गया। नीचे आया तो देखा कि बाबूलाल वहां नीचे ही बैठा हुआ था। उसको देखकर मैं रोने लगा। मैंने बोला कि रात में मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुम कहाँ थे बाबूलाल? तो उसने बताया कि रात में होटल का मालिक ऊपर आया था और हम दोनों को नीचे आ जाने के लिए बुला रहा था, लेकिन तब आप शायद सो गए थे, इसलिए मैंने आपकी नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। होटल मालिक ने भी आपके बारे में पूछा था कि वो क्यों नहीं आया, तो मैंने बोल दिया कि वो सो गया है। तो होटल मालिक ने बोला कि उसको बुला लो, नहीं तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गया और आपको बुलाने ऊपर नहीं आया। फिर मैंने बाबूलाल को सारी बात बताई तो वो भी बहुत डर गया। फिर हम दोनों ने जल्दी से वहां से निकल जाने का फैसला किया। होटल से निकलकर हम सामने एक दुकान पर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। हमारी बात सुन के चाय वाले ने बोला कि बेटा तुम इस होटल में क्यों रुके थे, ये होटल सही नहीं है। तो मैंने उसको भी अपनी रात की सारी बात बता दी। मेरी बात सुन के उसने बताया कि 4-5 साल पहले इस होटल में एक लड़की और लड़का रुकने आए थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों ने रात में ही अपने कमरे में सुसाइड कर लिया था और उन्होंने उस बाथरूम के बगल वाले रूम में ही सुसाइड किया था। उस दिन के बाद से कोई भी इस होटल में रात में नहीं रुक पाता। रात में ही उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। होटल के मालिक को
ये सारी बात अच्छे से पता है, लेकिन वो ये सब किसी को नहीं बताता, नहीं तो उसका होटल बंद हो जाएगा। आज तक उस होटल में रात में फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं रुक पाया। पता नहीं आप पूरी रात वहां कैसे रुके। मैंने बोला कि चाचा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और ये होटल सबसे सस्ता था, इसीलिए यहीं रुक गया। तो वो बोला कि बेटा, आज के बाद यहाँ कभी मत रुकना। उसके बाद मैं सीधा अपना पेपर देने चला गया और पेपर देके मैं सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गए। अगले ही दिन पापा मुझे एक बाबा के पास लेकर गए, मुझे झाड़ फूंक करवाने के लिए। तो बाबा ने बताया कि आपके बेटे का नसीब बहुत अच्छा है, इसीलिए ये बच गया, क्योंकि इसकी दादी जो कि मर चुकी है वो हर वक्त इसके साथ रहती है। इसकी दादी की वजह से ही इसकी जान बच सकी। उन्होंने इसकी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, नहीं तो वो दोनों इसके रूम के अंदर आसानी से आ सकते थे, लेकिन सिर्फ इसकी दादी ने ही इसको बचा लिया, क्योंकि वो उनका रास्ता रोक के खड़ी थी। इसीलिए वो बाथरूम में भी इसको नहीं पकड़ सके। तो पापा ने बताया कि हाँ, इसकी दादी इसको बहुत प्यार करती थी। बाबा की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अपनी दादी को मैं खुद बहुत बार अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अक्सर बरसात के दिनों में हमारे घर के बाहर एक परछाई खड़ी रहती है। उसका चेहरा तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो परछाई अच्छे से दिखाई देती है। यहाँ तक कि मेरी दादी की खबर भी कब्रिस्तान में ठीक मेरे रूम के बगल में ही है। ये कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई है, इसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच है। उस दिन जो एग्जाम मैंने दिया था वो एग्जाम भी क्लियर हो चुका है और आज मैं टीचर की नौकरी कर रहा हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी वाइफ भी पहले मेरी बात को नहीं मानती थी, लेकिन एक दिन मैंने उसको भी अपनी दादी को दिखाया था और तब से वो भी ये बात मानने लगी। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे एक कजन जहीर के साथ हुआ था। जहीर जब एक छोटा बच्चा था तब उसे बकरी के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने आसपास के बकरी के बच्चों के साथ खेलता रहता था। तो एक बार बहुत जिद करने पर उसकी अम्मी ने उसे भी एक बकरी का बच्चा खरीद के ला दिया। जहीर बहुत खुश था। अब वो दिन रात बस उस बकरी के बच्चे के साथ ही खेलता रहता। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर में वो अपने बकरी के बच्चे को लेकर पास के एक बड़े से पार्क में चला गया। वहां वो उसके साथ खेल ही रहा था कि तभी ना जाने कहां से वहां एक औरत आई और आकर उनके पास बैठ गई। उस औरत ने जहीर से कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो लगातार उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। जहीर छोटा बच्चा था, इसलिए उसने उस औरत पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ देर बाद अपने घर वापस आ गया। मेरी आंटी की आदत थी कि वो हमेशा दरवाजे की कुंडी लगा के ही रखती थी, इसलिए उनके सब बच्चों को भी यही आदत थी। तो घर आके जहीर ने दरवाजे की कुंडी लगाई और अंदर आने लगा, लेकिन तभी उसकी मम्मी ने उसकी तरफ देखा तो देखा कि एक औरत भी उसके साथ साथ अंदर आ रही थी। उसको देखते ही आंटी ने उससे पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहिए तुमको? तो वो औरत बोली, मुझे ये बच्चा चाहिए। उस औरत की बात सुन के जहीर की मम्मी ने पास में पड़ा एक डंडा उठा लिया और उस औरत के पीछे भागी। लेकिन वो जैसे ही उस औरत के पास पहुंची तो वो औरत वहां से गायब हो गई। उनको बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उसी रात घर के सब लोग छत पर सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे, तो रात में
जहीर को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए वो नीचे आया तो उसने देखा कि घर में किसी की शादी हो रही थी। कुछ ऐसे लोग जिनको वो जानता भी नहीं था, वो तैयार होकर उनके घर में घूम रहे थे। लेकिन जहीर उस वक्त नींद में था, इसलिए पानी पीकर वो चुपचाप ऊपर चला गया और जाके सो गया। अगली सुबह उसने ये बात अपनी अम्मी को बताई तो वो उसको एक उलेमा के पास लेकर गए। उलेमा साहब ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और उस औरत को वहीं हाजिर कर दिया। उलेमा ने उस औरत से पूछा, कौन है तू और क्या चाहती है? तो वो औरत बोली कि मैं एक परी हूँ, ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उस औरत की बात सुन के आंटी रोने लगी। उलेमा साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया और उस औरत को जहीर का पीछा छोड़ देने को कहा, लेकिन वो जाने को तैयारी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर बहुत जोर देने के बाद वो चले जाने को राजी तो हो गई, लेकिन जाते हुए उसने कहा कि मैं इसको छोड़ तो रही हूँ, लेकिन इसकी जिंदगी में हमेशा एक कमी रहेगी, ये कभी भी सुकून से नहीं जी सकेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कई सालों बाद जहीर की शादी उसकी एक कजन से कर दी गई, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसकी कमर में ऐसा दर्द हुआ कि वो टॉयलेट भी खुद से नहीं जा सकता था। डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद वो चलने तो लगा, लेकिन एक लाठी के सहारे। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसको पूरी उम्र ऐसे ही चलना पड़ेगा। जहीर आज जिंदा तो है, लेकिन लाठी के सहारे चलते हुए उसके चेहरे पर दर्द और मायूसी देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो जिंदा तो है, लेकिन बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह। मेरा नाम नौशाद है और ये कहानी मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी। ये बिल्कुल सच बात है। ये कहानी तब की है जब मेरी अम्मी 12 साल की थीं। उन दिनों वो शाहजहांपुर नाम की एक जगह पे रहा करते थे। जिस इलाके में वो लोग रहते थे वहां थोड़ी ही दूरी पर एक बाग था, जिसमें एक दरगाह भी थी, जिसको जिन बाबा दरगाह के नाम से बुलाया जाता था। आसपास के बहुत से लोग अपनी परेशानियों को ठीक करने के लिए उस दरगाह में आया करते थे। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मेरी अम्मी और उनके छोटे भाई रोज की तरह उस बाग में खेलने के लिए गए थे। मेरे मामा तब बहुत शैतानी किया करते थे। सब बच्चे एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी मामा ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक हरे रंग का सांप बैठा है। मामा ने शोर मचा दिया तो सब बच्चे वहां से दूर हो गए, लेकिन मेरे मामा बहुत शैतान थे। बाकी सब बच्चे तो वहां से दूर हो गए, लेकिन मामा ने एक पत्थर उठाया और उस सांप के मुंह पर फेंक के मारा। वो सांप पत्थर लगते ही पेड़ से नीचे गिर गया और तड़पते हुए वहां से गायब हो गया। ये देखकर बाकी सब बच्चे तो वहां से भाग गए, लेकिन मामा नहीं गए। फिर मामा उसी पेड़ पर चढ़ गए और उसकी एक शाख पर झूला झूलने लगे। वहां लटके उनको 2 मिनट ही हुई थी कि उनकी उंगलियां उस पेड़ पर ही चिपक गईं। पहले तो उनको पता नहीं चला, लेकिन फिर जब उन्होंने हाथ छोड़ने की कोशिश की तो छोड़ ही नहीं सके। उनके दोनों हाथ उस शाख से ही चिपक गए थे। मामा रोने लगे। ये सब देखकर मेरी अम्मी जल्दी से भाग के घर गई और मेरी नानी को वहां ले आई। नानी वहां आई तो मामा वहां लटके रो रहे थे और तभी अचानक से उनका हाथ छूटा और वो नीचे गिर के बेहोश हो गए। नानी उनको उठा के घर पे लाई और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। मामा होश में आए
तो उन्होंने सारी बात नानी को बताई। लेकिन मामा तब बहुत छोटे थे और शैतान थे, इसलिए नानी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर उसी रात में जब सब लोग सो रहे थे, तो नानी ने अपने सपने में देखा कि एक बुजुर्ग जिन्होंने सफेद कपड़े पहने थे, वो उनके पास आए और बोले कि ये तुम्हारा लड़का शैतान का चेला है। हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि हमने तो यह तुम इंसानों की हमेशा मदद ही की है। लेकिन इस लड़के ने हमारे सर पे पत्थर फेंक के मारा। उस पेड़ पर हम ही बैठे थे, इसलिए हमने इसे पेड़ से ही चिपका दिया और अब हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस बुजुर्ग की ये बात सुन के नानी रोने लगी और उनसे अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगी। नानी को रोता देख उस बुजुर्ग से देखा नहीं गया, तो वो बोले कि हम इसको एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ेंगे। तुम्हें 40 जुम्मे रातों तक हर सुबह अपने सिर के बालों से पूरी दरगाह में झाड़ू लगानी होगी। नानी मान गई और अगले पूरे 40 जुम्मे रातों तक हर सुबह नानी ने अपने बालों से दरगाह में झाड़ू लगाई और तब जाके मामा की जान बच सकी थी। मेरे मामा जी एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। कई साल पहले एक बार उनकी पोस्टिंग उड़ीसा के कटक में चल रही थी और रात में उनको पेट्रोलिंग के लिए जाना होता था। एक रात हर रोज की तरह वो महानदी पर बने काठा जोड़ी ब्रिज के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस वक्त मामा अपनी जीप साइड में खड़ी करके उस ब्रिज के ऊपर पैदल ही घूम रहे थे कि अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मामा जल्दी से उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचे तो देखा कि वहां एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी अकेला रो रहा था। तो मामा जी उस बच्चे को उठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मामा जी ने बच्चे के माँ बाप के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल सका। किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा किसका है। तो वो बच्चे को अपने घर ले आए। उस वक्त उनका भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उनकी वाइफ भी उस बच्चे को अपने घर में रखने के लिए राजी हो गई। फिर कुछ साल बाद उनका ट्रांसफर राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तब तक वो बच्चा भी 6-7 साल का हो गया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक वो लड़का बैठे बैठे रोने लगा और एक अलग ही आवाज में बात करने लगा। उसको ऐसा देखकर मामा मामी दोनों बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बताया कि इसको किसी बाबा के पास लेकर जाओ, तो वो उसको एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने उसको देखते ही बोला कि इसके ऊपर तो किसी आत्मा का असर है। बाबा ने उस आत्मा को बुला के उसके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मेरा घर कटक में है। आत्मा ने बताया कि कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था, लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने का बहाना बना के मुझे धोखा दिया। मेरे घर पर भी इस बात का किसी को नहीं पता था, इसीलिए मैंने इस बच्चे को पैदा करके खुदकुशी कर ली। लेकिन मरने के बाद भी जब भी मुझे अपने बच्चे को देखने का मन करता है तो मैं आ जाती हूँ। बाबा ने उसको कहा कि तू इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे, ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ऐसे इसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वो उसका शरीर छोड़ने को तैयार हो गई। बाबा ने उस बच्चे को एक ताबीज भी दिया। उस दिन के बाद से वो बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी घर के लोगों ने कई बार एक परछाई को घर के आसपास घूमते हुए देखा है, लेकिन आज तक
उस परछाई ने किसी को कुछ नुकसान नहीं किया। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी भी हो गई है और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूं, ये सब मेरी बुआ के साथ हुआ था। मेरी बुआ सुंदरबन के बसंती नाम के एक गांव में रहती हैं। सुंदरबन के जंगल पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं और ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खौफनाक भी है। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों सर्दियां खत्म हो रही थी और गर्मियां बस शुरू ही हुई थी। बुआ के हस्बैंड काम के लिए घर से बाहर रहते थे। घर के पीछे ही उनका एक खेत भी था, जिसमें उन दिनों उन लोगों ने धान काटने के बाद उसको सुखाने के लिए वहां खेत में छोड़ा हुआ था और रात में उस पर नजर रखने के लिए बुआ वहीं खेत में ही सोया करती थी, खुले आसमान के नीचे जमीन पे चटाई बिछा के। बुआ का घर भी खेत के बिल्कुल पास ही था, इसीलिए रात में खेत में अकेले सोने में कोई डर नहीं था। साथ ही पास के दूसरे खेतों में और लोग भी अपने अपने धान की निगरानी के लिए वहीं सोया करते थे। साथ ही मैं आपको बताऊं कि रात में बुआ जिस जगह सोती थी उसके पास में ही एक तालाब भी हुआ करता था। तो ऐसे ही एक रात सोते सोते बुआ को अपने एक हाथ में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। दर्द के मारे उनकी आंख खुली तो बुआ ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 7-8 साल की होगी, जिसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंखें तो मानो थी ही नहीं, लंबे लंबे बाल और चेहरा ऐसा कि कोई भी देखे तो डर के मारे वहीं मर जाए। वो लड़की मेरी बुआ के हाथ को पकड़कर अपने दांतों से चबा रही थी। बुआ ने एक झटके से अपना हाथ हटाया और भाग के अपने घर में चली गई। घर पहुंच के बुआ ने पलट के देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी और 2 मिनट तक वहीं खड़ी वो बुआ की तरफ ही देखती रही और फिर वो वहां से पलट के उस तालाब में जाके कूद गई। अगले दिन बुआ ने ये बात सब लोगों को बताई तो सब डर गए। उस दिन के बाद से रात में कोई भी खेतों में नहीं सोता था। मेरा नाम शक्ति सिंह है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे दादाजी के साथ हुआ था। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो 38 साल के थे। उन दिनों हमारे गांव में ना तो सड़क हुआ करती थी और ना ही बिजली। मेरे दादाजी मंसूरी में नौकरी किया करते थे। तो एक बार दादाजी नौकरी करके 2 साल बाद अपने घर वापस आ रहे थे। बस स्टैंड हमारे गांव से बहुत दूर हुआ करता था, इतनी दूर कि बस स्टैंड से गांव पहुंचने में ही 24 घंटे लग जाते थे। दादाजी ने बताया कि जब वो बस से उतरे तब सुबह के 4 बज रहे थे। बस से उतर के दादाजी पैदल पैदल ही गांव के लिए निकल पड़े। पहाड़ी रास्ता था और दिन भर पैदल चलते रहने के बाद शाम तक दादाजी बहुत थक गए और आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दादाजी ने बताया कि मैंने 1 घंटा उस पेड़ के नीचे आराम किया, लेकिन तब तक अंधेरा होने लगा था। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से घर के लिए निकल लेता हूँ। चलते चलते रात के 10 बज गए। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। ऊपर से वहां जंगली जानवरों का भी बहुत डर था। लेकिन मैं उसी जगह पला बड़ा था, इसलिए ऐसे अंधेरे सुनसान रास्तों पर मुझे डर नहीं लगता था। फिर करीब 5 किलोमीटर और चलने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। लेकिन तभी मुझे सामने से
एक औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी। अंधेरे की वजह से उस औरत का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उस औरत ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। फिर जब वो मेरे पास आई तो उसके पास आते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो बोली, इतनी रात कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं मर्द हूँ, कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ, पर तू औरत है, तू इतनी रात कहाँ जा रही है? तो वो बोली, मुझे पास के मनसो गांव में भरत सिंह के घर में जाना है, वो बीमार है, इसलिए मुझे बुलाया है। इतना कहकर उस औरत ने एक सिगरेट निकाली और मुझे देने लगी। मैंने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो जिद करने लगी। मैंने कहा, तू अपनी सिगरेट पी, मैं अपनी बीड़ी पीता हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी बीड़ी जला ली। फिर उसने जब अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत डरावना था, आंखों की जगह भी सिर्फ काले गड्ढे थे। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उससे फिर से पूछा, तू मनसो गांव में किसके घर जा रही है? वो बोली, भरत सिंह के घर। तो मैंने उससे पूछा, तू भरत सिंह की क्या लगती है? मैं भरत सिंह को अच्छे से जानता हूँ, बोल क्या करने जा रही है तू वहां? तो वो बोली, बड़ी हिम्मत दिखा रहा है तू, तेरे साथ ये छोटा बच्चा नहीं होता तो अभी तेरा सर फाड़ के तेरा खून पी जाती। मैंने कहा, कौन छोटा बच्चा? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। वो बोली, ये बच्चा जो हमारे बीच में खड़ा है और तेरी रक्षा कर रहा है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी तो मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ पकड़ते मेरे शरीर में ऐसा करंट लगा कि मैं उसी वक्त वहां बेहोश हो गया और 3 घंटों तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब मैं बेहोश था तो मेरे सपने में हमारे कुल देवता आए। वो एक बच्चे के रूप में आए थे। उन्होंने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा और बोले कि यहाँ कहाँ सो रहा है तू, उठ और अपने घर जा। मुझे उसी वक्त होश आ गया और मैं फिर से पैदल पैदल निकल पड़ा और फिर सुबह 5 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही हमें खबर मिली कि मनसो गांव के भरत सिंह की मौत हो गई है। मैं समझ गया कि ये पक्का उसी चुड़ैल का ही काम है। शुक्र है कि हमारे कुल देवता ने उस दिन मेरे दादाजी की जान बचा ली थी। मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे ये कहानी मेरी मम्मी ने बताई थी। ये सब कुछ मेरी बड़ी बहन जूही के साथ हुआ था जब वो 10 साल की थी। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन मेरी बहन अपनी क्लास में बैठी थी और बैठे बैठे वो अचानक बेहोश हो गई। कुछ मिनटों बाद जब उसे होश आया तो वो डर के मारे कांप रही थी। यहाँ भूत है, यहाँ चारों तरफ भूत है, बस बार बार यही बोले जा रही थी। उसको ऐसा करते देख क्लास के बाकी बच्चे भी डर गए। स्कूल प्रिंसिपल ने जल्दी से हमारे घर कॉल करके ये बताया तो मेरे पापा उसको स्कूल से सीधा हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो लोग वापस आ गए, लेकिन उस दिन के बाद से मेरी बहन बिल्कुल बदल गई। वो बार बार बस यही बोलती रहती थी, यहाँ भूत है, सब जगह भूत है, चारों तरफ भूत है। एक दिन मम्मी पापा ने नोटिस किया कि वो छत पे जाके किसी से बातें करती थी, हंसती थी, जैसे कि वो किसी दोस्त से बात कर रही हो, जबकि कई बार वो अकेली बाथरूम में बैठ के रोती रहती थी। तो एक दिन मम्मी पापा उसको एक मौलाना के पास लेकर गए।
मौलाना ने बताया कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है। उसने बताया कि किसी ने इसके कपड़े के एक टुकड़े को काटकर उसकी मदद से इसके ऊपर जादू किया है। मम्मी ने बताया कि हाँ, कुछ दिनों पहले जब वो छत से कपड़े उतारने गई तो देखा कि जूही की एक ड्रेस से छोटा सा कपड़ा कटा हुआ था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मम्मी पापा ने मौलाना से पूछा कि अब क्या करना होगा, तो मौलाना ने कुरान की कुछ आयत पढ़ के उनको एक तेल दिया। बोला कि हर रात इस तेल से इसके सिर की मालिश करना, लेकिन इससे भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकेगी। आपको इसके लिए किसी बड़े मौलाना के पास जाना होगा, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। मम्मी पापा वापस आ गए। हर रात जब मम्मी उस तेल से उसके सिर की मालिश करती तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन पापा को एक बड़े मौलाना के बारे में पता चला, तो वो उसको उनके पास ले गए और उनको सारी बात बताई। मौलाना ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर कहा कि कोई इस लड़की को पाना चाहता था, लेकिन जब नहीं पा सका तो उन्होंने इसके ऊपर काला जादू करवा दिया, जिससे कि कोई भी इससे शादी ना कर सके। पापा ने पूछा कि कोई तो तरीका होगा इसको ठीक करने का, तो मौलाना बोले, नहीं, इस जादू को काटा नहीं जा सकता, ये बहुत तेज जादू है, इसको सिर्फ वो ही ठीक कर सकता है जिसने खुद इसके ऊपर ये जादू किया है। मौलाना ने मम्मी को एक तावीज दिया। बोले, ये इसके गले में पहना देना, कम से कम इसकी जान बची रहेगी। मम्मी ने तावीज उसके गले में डाल दिया। उसके कुछ दिनों बाद दीदी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। आज मेरी बहन 29 साल की है। हमने उसको बहुत से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर सका। आज मेरी बहन बिल्कुल पागल है। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये तब की है जब मैं बहुत छोटा था। हमारा घर 2 मंजिल का था। नीचे वाले फ्लोर पर मेरे मम्मी पापा रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर पर हमारे नए किराएदार रहा करते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। मम्मी बताती हैं कि वो किराएदार बहुत अच्छे थे और हम लोगों का उनसे अच्छा रिलेशन बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आदमी घर में शराब पीकर आने लगा। दोनों मियां बीवी में रोज रोज झगड़े होने लगे थे। कभी कभी तो मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। हम लोग भी उनके रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन पापा ने उनको घर खाली करने के लिए बोल ही दिया। कुछ ही दिन बाद वो हमारा घर खाली कर देने वाले थे। इसी बीच एक दिन मेरे मम्मी पापा मेरी नानी के घर गए हुए थे, तो हमारे पीछे से उन दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ गया और उस आदमी ने अपनी वाइफ की बहुत पिटाई कर दी। इस बात से दुखी होके उसकी वाइफ ने अपने आप को आग लगा ली और उसकी मौत हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक तो हमारे घर में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर करीब 6 महीने बाद घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में कई बार हमें बाहर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी किसी के बात करने की आवाज आती। सुबह घर में खिले गुलाब के फूल शाम तक मुरझा जाते थे। लेकिन ये सब तभी होता था जब मेरे पापा घर में नहीं होते थे। मेरे पापा रेलवे में नौकरी किया करते थे। 15 दिन उनकी डे शिफ्ट रहती थी और 15 दिन नाइट शिफ्ट। तो ऐसे ही एक रात पापा की नाइट शिफ्ट लगी थी। रात में मम्मी ने मुझे अपने बगल में पालने में सुलाया हुआ था। सोते हुए अचानक मम्मी को मेरे रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मी की आंख खुली तो देखा कि मैं पालने में नहीं था। मम्मी बहुत घबरा गई, लेकिन मेरे रोने की आवाज अब भी आ रही थी। मम्मी ने ध्यान से सुना तो पता चला कि मेरी आवाज ऊपर वाले फ्लोर के कमरे से आ रही थी, जिसमें वो किराएदार रहते थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था?
क्योंकि उस रूम में तो पिछले 6 महीने से ताला लगा था। मम्मी जल्दी से ऊपर भाग के गई तो देखा कि मैं ऊपर वाले रूम के सामने पड़ा रो रहा था। मम्मी बहुत डर गई। मम्मी ने जल्दी से मुझे उठाया और नीचे ले गई। फिर अगली सुबह पापा के आते ही मम्मी ने सारी बात पापा को बताई। तो पापा ने उसी दिन पास में ही रहने वाले एक पंडित को घर में बुलवाया और उनसे घर की शांति करवाई। पंडित जी ने बताया कि आपके घर में एक आत्मा है, लेकिन वो बुरी आत्मा नहीं है और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस उसको आपका बेटा बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि मरने से पहले उसकी भी मां बनने की चाहत थी और इसी वजह से उसकी आत्मा यहीं पर रुक गई थी। उसके बाद पंडित ने घर में हवन किया और उस दिन से आज तक हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं हुआ। वैसे तो मेरे पास बताने को बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं जो कि मेरे और मेरे घर वालों के साथ घटी हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने मामा जी के साथ घटी एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूं। ये आज से करीब 30 साल पहले की बात है। उन दिनों मामा जिस गांव में रहते थे वो इलाका बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। पूरे इलाके में बिजली भी नहीं पहुंची थी। साथ ही बता दूं कि हमारे यहाँ सब लोग मछली खाते हैं, इसलिए मछलियां पालने के लिए हर घर में एक छोटा सा तालाब होता है जिसमें लोग अपनी मछलियां पालते हैं। मेरे मामा जी एक बस ड्राइवर थे और उन दिनों शहर में बसें बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए काम से वापस आते आते उनको रात में काफी देर हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात मामा जी को आते आते इतनी देर हो गई थी कि रात के 1:30 बज गए थे। मामा जी हाथ में एक बैग और टॉर्च लाइट लिए रास्ते से पैदल चलते चलते अपने घर जा रहे थे। साथ ही बता दूं कि मेरे मामा जी बहुत ही समझदार और बहादुर इंसान थे। रात में सुनसान रास्ते से अकेले आते हुए भी उन्हें डर नहीं लगता था। तो उस रात जब मामा जी आ रहे थे तो उनकी नजर पास के एक तालाब पर पड़ी। मामा जी ने देखा कि एक औरत उस तालाब के बीच बैठी हुई थी। वैसे तो वो औरत देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन वो अपने हाथों से ही पानी में से मछलियां पकड़ रही थी। मामा जी ने सोचा कि ये शायद किसी दूसरे के तालाब से मछलियां चोरी कर रही हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने रास्ते पे जाने लगे। लेकिन कुछ कदम दूर जाने के बाद मामा ने सोचा कि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और ये औरत यहाँ अकेली बैठी मछली पकड़ रही है। हो सकता है इसको मदद की जरूरत है। मामा ने उसको आवाज लगाई, ए, तुम कौन हो? इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने घर जाओ। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मामा ने उस औरत को ठीक से देखने के लिए उसके चेहरे पर लाइट मारी तो मामा के होश उड़ गए। वो औरत थी तो बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गहरे गड्ढे थे और वहां बैठी वो कच्ची मछलियां खा रही थी। मछलियों का खून उसके पूरे मुंह पर लगा था। मामा जी के उसका चेहरा देखते ही वो औरत चीखते हुए वहां से उठी और तेजी से भाग के एक खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और वहां से गायब हो गई। वो सब देख के मामा इतना डर गए कि वहीं जम गए। वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी पास ही के एक घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली तो उसने मामा को वहां खड़े देख के उनको आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, इतनी रात यहाँ क्यों खड़े हो? उस बूढ़ी औरत की आवाज सुन के मामा नॉर्मल हुए और उसी वक्त भाग के अपने घर चले गए। मामा जी ठीक ठाक घर तो पहुंच गए, लेकिन उस दिन के बाद से मामा बीमार रहने लगे। दिन पर दिन वो बिल्कुल सूखते जा रहे थे।
डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन दिनों वहां डॉक्टर कम और ओझा ज्यादा हुआ करते थे। तो मामा की हालत देख के उनके घर वाले उनको एक ओझा के पास लेकर गए। ओझा ने उनका झाड़ फूंक किया और बताया कि इनके ऊपर एक खून पीने वाली डायन सवार हो गई है। ओझा की बात सुनकर सब लोग बहुत डर गए। ओझा ने बताया कि उस रात वो औरत जो तालाब के पास बैठी थी, वो एक खून पीने वाली डायन थी और मामा ने उसको मछलियां खाते हुए टोक दिया था। इसलिए वो मामा के ऊपर ही सवार हो गई और इतने दिनों से उनका खून पिए जा रही है। इसीलिए मामा कमजोर होते जा रहे हैं। फिर ओझा ने मामा के ऊपर झाड़ फूंक किया और कुछ ही दिनों बाद मामा बिल्कुल पहले जैसे हो गए। उसके बाद उन्होंने बस चलाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो जब भी रात में घर आते तो अपने पास हमेशा एक हथियार जरूर रखते थे। मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सब मेरे साथ तब हुआ था जब मैं नेपाल पुलिस में काम किया करता था। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों हमारे पड़ोस में एक भाभी रहा करती थी। उनकी उम्र करीब 27-28 साल की थी। तो एक दिन अचानक उस भाभी की मौत हो गई। तो आसपास के हम सब लोग उनके यहाँ पहुंच गए और फिर उनकी लाश को हम शमशान घाट ले जाने लगे। साथ ही बता दूं कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अपने जीवन में सबसे पहली शमशान क्रिया हमें किसी बूढ़े आदमी की ही देखनी चाहिए। किसी जवान इंसान की मौत में हमें पहली बार शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आत्मा हमारे साथ लग सकती है। वो मेरी लाइफ की भी सबसे पहली शमशान यात्रा थी। जब मेरी मम्मी को ये पता चला कि मैं डेड बॉडी के साथ शमशान घाट जा रहा हूँ, तो मेरी मम्मी ने उसी वक्त मुझे कॉल किया और मुझे तुरंत वापस आ जाने को कहा। तब तक मैं शमशान घाट के गेट तक पहुंच चुका था, लेकिन मम्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर में मम्मी के गुस्सा करने पर मैं अर्थी को वहीं छोड़ के अपने घर वापस आ गया। उस दिन मैं सही सलामत अपने घर वापस तो आ गया, लेकिन उसी दिन से मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। मुझे रात में नींद नहीं आती, कभी आती भी तो बहुत ही डरावने सपने दिखाई देते। ऐसे सपने मुझे पहले कभी नहीं आते थे। रात में सोता हुआ मैं अचानक डर के उठ जाता। और फिर एक रात, उस रात मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था। मेरी शिफ्ट सुबह 4 बजे खत्म होने वाली थी। साथ ही बता दूं कि उन दिनों पता नहीं क्यों मेरा ड्यूटी पर जाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन ड्यूटी तो करनी ही थी। किसी तरह मैंने अपनी नाइट शिफ्ट पूरी की और अपना काम खत्म करके घर जाने लगा। सुबह के ठीक 4 बजे का टाइम था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सर्दियों का टाइम था। मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे और सबसे ऊपर मेरी मोटी पुलिस की जैकेट थी। कहने का मतलब कि वो ठंड का मौसम तो था, लेकिन मैंने इतने सारे कपड़े पहने थे कि मुझे ठंड लग ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी रास्ते से जाते हुए पता नहीं क्यों मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। थोड़ी दूर जाके रास्ते में एक पुल पड़ता था। मुझे वो पुल पार करके जाना था। पुल के आसपास दूर दूर तक कहीं कोई घर नहीं था। वो बिल्कुल सुनसान इलाका था, ना ही वहां कोई लाइट लगी थी। मैं पुल पार करने लगा। थोड़ी दूरी गया था कि मुझे कुछ दूर पुल पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा शायद आसपास का रहने वाला कोई आदमी होगा और पुल पर टॉयलेट करने के लिए आया होगा। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इसके पास जाके
इसको डांट लगाता हूँ कि ये यहाँ टॉयलेट करने क्यों आया है। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके पास पहुंचते ही मेरे तो कदम वहीं जम गए। कसम से मेरे सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही भाभी थी जिसकी 15 दिन पहले मौत हो गई थी। वहां खड़ी वो मुझे बहुत ही गुस्से से घूरे जा रही थी। मैंने नोटिस किया कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसकी लाश को तो मैं खुद शमशान घाट तक लेकर गया था। नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकती, ये जरूर कोई पागल होगी। अंधेरे में मुझे उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही थी, तो मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन करके उसके चेहरे पर मारी, और ऐसा करते ही मेरे तो होश उड़ गए। ये वही थी। मैं उसके चेहरे को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, बस वहां खड़ी वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। फिर कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद मैंने किसी तरह अपना होश संभाला और फिर मैं वहां से अपने रास्ते पर जाने लगा। वो वहीं खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद जब मैं पुल पार करने ही वाला था तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से उसको मोड़ के देखता हूं। मैं पलटा, लेकिन पलटते ही मेरी तो जान निकल गई। मैंने देखा कि वो बहुत तेजी से भागती हुई मेरी तरफ आ रही थी। वो देख के मैं डर के मारे चीखने लगा, और फिर भागते हुए वो जैसे ही मुझसे टकराने वाली थी तभी वो वहां से गायब हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बाबा के पास था। हमारे यहाँ इन बाबाओं को झाकरी बोला जाता है। मेरी मम्मी भी मेरे पास ही खड़ी थी। उस बाबा ने जरूर मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूंक किया होगा, क्योंकि उस दिन के बाद वो भाभी मुझे फिर कभी नजर नहीं आई। मैं जो कहानी आपको बता रही हूँ ये मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। मेरी मम्मी का गांव बिहार के छतरा जिले में पड़ता है। तो एक दिन मेरी मम्मी अपनी 2 छोटी बहनों के साथ खेतों से होते हुए अपने घर जा रही थी। वो दोपहर का टाइम था और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहां एक शमशान घाट भी पड़ता था। वो लोग उस रास्ते से आए रहे थे कि तभी मेरी बीच वाली मौसी को उस शमशान घाट के बगल में एक गाय खड़ी दिखाई दी। वो गाय देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतनी सफेद और चमकदार गाय उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने जल्दी से अपनी दोनों बहनों को उस गाय की तरफ इशारा करके कहा कि वो देखो कितनी चमकदार गाय है। तो मेरी मम्मी बोली कि हाथ नीचे करो। ऐसी किसी चीज को कभी हाथ दिखा के नहीं टोकना चाहिए। गांव के सब लोग ये मानते थे कि ऐसी अजीब चीजों को बस देख के अनदेखा कर देना चाहिए। उसके बाद वो तीनों घर वापस आ गई, लेकिन घर आते ही मेरी वो बीच वाली मौसी अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो अपने रूम में बैठी हंसे जा रही थी और अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। रात में खाने के टाइम पर वो ही अपने पिताजी यानी कि मेरे नाना जी को खाना देती थी। तो रात होने पर नाना जी ने उनको खाना लाने को कहा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। उनके हंसने की आवाज सुन के घर के बाकी लोग भी उनके पास आ गए। तो वो अपने बाल खोल के जोर जोर से घुमाने लगी। वो देख के नाना जी समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मम्मी से पूछा कि आज दिन में कुछ हुआ था क्या। तो उन्होंने वो गाय वाली बात उनको बता दी। इसी बीच मेरे मामा का 4 साल का बेटा खेलते खेलते उनके पास चला गया। तो उन्होंने उसको इतनी जोर से थप्पड़ खींच के मारा
कि वो बेहोश हो गया। उसके गालों पर उनकी उंगलियों के निशान तक छप गए थे। सब लोग बहुत डर गए। फिर नाना जी ने मामा को गांव के एक बाबा को बुलाने भेजा, तो पता चला कि वो कहीं गए हुए थे और अगली सुबह बस से आने वाले थे। तो रात में घर के लोगों ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे कि वो बाहर ना भाग जाएं। मम्मी बताती है कि वो रात बहुत डरावनी थी। पूरी रात मौसी कभी जोर जोर से हंसने लगती तो कभी रोने लगती। फिर रात 3 बजे के करीब वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। वो किसी आदमी की आवाज में चिल्ला रही थी, खोलो खोलो दरवाजा। बहुत मुश्किल से वो रात कटी। फिर अगली सुबह मामा जी फिर से उन बाबा को बुलाने चले गए। वो बाबा घर आए तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर 4 प्रेत घुस गए हैं। वो गाय जो इन्होंने शमशान घाट के सामने देखी थी, वो असल में एक दुष्ट प्रेतात्मा थी। जब इसने उस गाय की तरफ हाथ करके उसको टोका, तो वो दुष्ट प्रेतात्मा इसके ऊपर आ गई और उसके साथ ही वहां शमशान में मौजूद 3 और प्रेत भी इसके ऊपर आ गए। अगले 4 दिनों तक घर में पूजा पाठ चलता रहा। मौसी को बहुत तेज बुखार था, जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आखिर में मौसी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ठीक होने के कुछ महीनों बाद ही एक रात उनको एक सांप ने काट लिया और उनकी मौत हो गई। लोग बताते हैं कि उन दुष्ट प्रेतों ने ही उनकी जान ली थी। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल सच है। हमारा गांव बहुत ही छोटा है, जो कि जंगलों के बीच बसा है। गांव में आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों हम अपना नया घर बना रहे थे और घर बनाने के लिए ईंटें और लोहे के सरिये वगैरह शहर से लेकर आने थे। पापा ने शहर से सामान लाने के लिए एक ड्राइवर से भी बात कर रखी थी। तो उस दिन पापा दोपहर में सामान लेने के लिए शहर के लिए निकल गए। सारा सामान दुकान पर पहले से रेडी था, लेकिन वो ड्राइवर जो वो सामान हमारे घर लाने वाला था, वो किसी दूसरी जगह सामान देने गया हुआ था। उसका वेट करते करते पापा को बहुत देर हो गई। वहां और कोई ड्राइवर भी नहीं था जो उस सामान को हमारे घर तक ला सके। तो पापा उस दुकान पे ही ड्राइवर के आने का वेट करने लगे। अगले दिन से ही हमारे घर का काम शुरू होने वाला था, इसीलिए पापा बिना सामान लिए वापस नहीं आना चाहते थे। पापा ने उस ड्राइवर को फोन किया तो उसने बताया कि वो रास्ते में है और थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ऐसा ही वेट करते करते रात हो गई। आखिर में ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। वहां पहुंच के उसने जल्दी से सारा सामान गाड़ी में लोड किया और हमारे गांव के लिए निकल पड़ा। पापा भी बाइक से उसके साथ साथ आ रहे थे। वहां से हमारा गांव बहुत दूर था, ऊपर से रास्ता भी खराब था, इसीलिए ड्राइवर गाड़ी को धीरे धीरे ही ला रहा था। हमारे गांव आने वाले रास्ते के बीच में एक जगह पड़ती थी। वो रास्ता दोनों तरफ से जंगल से घिरा था। बताते हैं कि उस जगह पर एक लड़की का रेप करके उसको मार दिया गया था। उसके अलावा भी उस जगह पर बहुत सारी मौतें हो चुकी थीं। आसपास के इलाकों के सब लोगों को उस जगह के बारे में पता था। कोई भी उस रास्ते पर रात होने के बाद नहीं जाता था। पापा भी उस जगह के बारे में जानते थे, लेकिन पापा को पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए पापा उसी रास्ते से ही आ रहे थे। लेकिन वो लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो वो ट्रक अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर ने उतर के चेक किया तो पता चला कि गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया था। ड्राइवर ने कहा कि मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे।
पापा ने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी को लॉक करके मेरे साथ बाइक पे चलो, हम मैकेनिक को ले आएंगे, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन ड्राइवर उस इलाके का नहीं था, उसको उस जगह के बारे में नहीं पता था। वो बोला, नहीं, मैं अपने ट्रक को छोड़ के नहीं जाऊंगा। पापा ने उसको कई बार बोला, लेकिन वो नहीं माना। तो आखिर में पापा ने उससे कहा कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूं, तुम गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर नहीं आना। ड्राइवर बोला ठीक है, और फिर पापा बाइक लेके वहां से निकल गए। फिर करीब 1 घंटे बाद पापा मैकेनिक को लेकर वहां आ गए। गाड़ी के पास पहुंच के उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन ड्राइवर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। गाड़ी का गेट भी अंदर से बंद था। कई देर उसको आवाजें देने के बाद भी जब ड्राइवर बाहर नहीं निकला, तो पापा ने गाड़ी की छत पर चढ़ के अंदर देखा, तो देखा कि ड्राइवर अंदर बेहोश पड़ा था। पापा ने उसको कई बार जोर जोर से आवाजें लगाई, तो कुछ देर बाद उसको होश आ गया। होश आते ही वो छुप छुप के खिड़की से बाहर देखने लगा। पापा ने उसको आवाज लगाकर बोला, मैं मैकेनिक को लेकर आ गया हूं। तो उसने डरते डरते गेट खोला और बोला कि यहां से जल्दी चलो। पापा उसकी हालत देखकर समझ गए थे कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए पापा ने उससे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद मैकेनिक ने भी गाड़ी रिपेयर कर दी। गाड़ी रिपेयर होते ही वो तीनों जल्दी से गांव की तरफ निकल गए। जिस वक्त वो गाड़ी रिपेयर हो रही थी, तब भी साथ के जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के रोने की आवाजें। ड्राइवर की हालत देखकर वो मैकेनिक भी गांव चलने को तैयार हो गया। फिर अगली सुबह उस ड्राइवर ने पापा को बताया कि जब आप मैकेनिक को लेने के लिए वहां से चले गए थे, तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट लगी तो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। मैंने रास्ते के साइड में टॉयलेट की और फिर कुछ देर वहीं खड़ा होके सिगरेट पीने लगा। उसने बताया कि वो वहां खड़ा सिगरेट पी ही रहा था कि अचानक उसे पास के एक पेड़ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इतने घने जंगल में कौन इतनी रात हो सकता था, ये देखने के लिए वो उस तरफ थोड़ा आगे बढ़ने लगा, लेकिन वहां जाके उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं था, बस आसपास के पेड़ों पर से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वो सीधा जंगल के अंदर जाने लगा, और तभी उसको सामने झाड़ियों में 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। उसे लगा शायद जंगल का कोई जंगली जानवर होगा, तो वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के वो पलटा तो देखा कि एक औरत जो कि बहुत ही लंबी थी, वो भागते हुए उसके पास आई और उसके पैर पकड़ के उसको घसीटते हुए दूर जंगल के अंदर ले गई और फिर अचानक से गायब हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गया और उठ के वहां से भागने लगा, लेकिन जंगल के अंदर वो रास्ता भी भूल चुका था। और तभी पूरे जंगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। वो किसी तरह रास्ते का अंदाजा लगाते हुए बाहर की तरफ भागता रहा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको बाहर अपना ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो भाग के अपने ट्रक के अंदर चला गया और अंदर से गेट बंद कर लिया। लेकिन फिर तभी वो औरत भी वहां आ गई और उसको गाड़ी से बाहर निकलने को बोली, लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरा। तो वो औरत बोली, तू नीचे उतरेगा या मैं ऊपर आऊं? तब तक वो बहुत ज्यादा डर चुका था। गाड़ी में उसने भगवान की एक फोटो लगाई हुई थी। वो उस फोटो को सीने से लगा के रोने लगा। ड्राइवर ने बताया कि शायद वो औरत उसकी गाड़ी के अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर आ सकती तो कब की आ चुकी होती। वो औरत फिर से बोली, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन वो बाहर नहीं गया। तो वो औरत रोने लगी, बोली,
मेरा बच्चा भूखा है, उसको तुम्हारे खून की जरूरत है, बाहर आ जाओ। पहले तो उस औरत का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया और फिर वो वहां पे नाचने लगी और नाचते नाचते अचानक वहां से गायब हो गई। वो ड्राइवर डर के मारे अंदर ही दुबका हुआ था। फिर कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और वो बीड़ी पी रहा था। उस आदमी को देखकर उसने सोचा कि दरवाजा खोल दूं, लेकिन तभी उसको बहुत तेज बदबू आने लगी। तो उसने उस आदमी को ध्यान से देखा। वो बहुत ही लंबा था और वो बदबू उसी में से आ रही थी। ड्राइवर समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है और फिर वो आदमी एक बकरे की आवाज निकालने लगा। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी और फिर वो उस ट्रक को जोर जोर से हिलाने लगा। उस आदमी में इतनी ताकत थी कि वो ईंट और लोहे से भरे ट्रक को भी जोर जोर से हिला पा रहा था। फिर उसकी हाइट और लंबी होने लगी। अब वो बाहर से ही ड्राइवर को देख सकता था। वो ड्राइवर से बोला, बाहर निकलो, मुझे बीड़ी पीनी है। लेकिन ड्राइवर अंदर ही छुपा रहा। वो कुल्हाड़ी वाला आदमी फिर से बोला, बाहर निकल, नहीं तो इसी कुल्हाड़ी से तेरा सिर काट दूंगा। और फिर वो आदमी उसकी गाड़ी के सामने जाके बैठ गया। उस वक्त वो गंदी बदबू भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। लेकिन वो ड्राइवर मुंह पे कपड़ा बांध के वहीं बैठा रहा और वहीं बैठे बैठे बेहोश हो गया। फिर जब आंख खुली तो पापा और वो मैकेनिक वहां पहुंच चुके थे। उसकी बात सुनकर सब लोग बहुत डर गए। सब यही सोच रहे थे कि अगर वो उस वक्त गाड़ी से बाहर आ जाता तो उसके साथ क्या होता। क्या वो औरत उसको मार देती और उसका खून अपने बच्चे को पिलाती, या फिर शायद वो आदमी बीड़ी लेने के बहाने उसको जान से मार देता। कुछ भी हो, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो वो उस जंगल के अंदर जाकर भी जिंदा बच गया, क्योंकि उस जंगल में से और भी बहुत से लोग गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। हाय फैमिली, वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद एंड लव यू ऑल।